हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज पार्टीशन वैल्यूज। क्या है चैप्टर का नाम? पार्टीशन वैल्यूज। नो, पार्टीशन वैल्यूज इज व्हाट? पार्टीशन वैल्यूज इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट? आपने पहले 8, 9, 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, जिस स्टैटिस्टिक्स में आपने मीन, मीडियन एंड मोड, ये बेसिक 3 कंसेप्ट पढ़े होंगे, मीन, मीडियन एंड मोड, राइट? अगर आपको याद है तो थोड़ा सा उसे आप रिवाइज कर सकते हो बाद में, राइट? लेकिन आज हमें इस चैप्टर में पार्टीशन वैल्यूज में मीन, मीडियन, मोड नहीं सीखना है। हमें क्या सीखना है? तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले सीखना है हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल्स। क्या सीखना है? हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल्स, राइट? क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है वो हम आगे जाके समझते हैं, बट हमें सबसे पहले क्या सीखना है? हाउ टू फाइंड अ क्वार्टाइल, राइट? फिर दूसरा हमें सीखना है हाउ टू फाइंड डिसाइल्स, एंड तीसरा हमें सीखना है हाउ टू फाइंड परसेंटाइल्स। तो क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, ये 3 पार्ट्स है हमारे इस चैप्टर के। तो चैप्टर का नाम है पार्टीशन वैल्यू। अंडर पार्टीशन वैल्यू इज नथिंग बट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट? अगेन, स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा या बहुत सारा यूज हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, इकोनॉमिक्स के लॉज को प्रूव करने के लिए। 12th में जब आप जाओगे तो देयर इज अ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, राइट? देयर इज मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ। तो ये सारे लॉज हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक्स। या जितना भी हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, जैसे हमने कल देखा था कि मनी मेजरमेंट, मनी में हम उसे मेजर करते हैं। तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को भी हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमिक्स। इसलिए स्टैटिस्टिक्स में आपको पार्टीशन वैल्यूज, दैट इज स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, राइट? स्टैटिस्टिक्स इज नॉट mathematics, keep it in mind. Mathematics is different branch, statistics is a different branch, right? Statistics comes under, we can say, economics. Statistics का बहुत ज़्यादा यूज़ हम economics में करते हैं. Statistics relates to collection of data, representation of data. Statistics relates to what? Collection of data. Data यानी कि information collect करना and उस information को represent करना, ये statistics का काम है। तो economics का भी वो major part है कि information collect करना and उस information को क्या करना? represent करना with the help of diagrams, right? तो that is also part of statistics, right? चलो, तो हमें इस chapter में क्या सीखना है? हमें सीखना है partition values। अंडर पार्टीशन वैल्यूज हमें सीखना है हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल्स फ्रॉम द गिवन डेटा, हमें सीखना है हाउ टू फाइंड डिसाइल्स फ्रॉम द गिवन डेटा एंड हाउ टू फाइंड परसेंटाइल्स फ्रॉम द गिवन डेटा, राइट? बट अब ये डेटा होता क्या है, ये इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो आपको क्वेश्चन में 3 तरह से इंफॉर्मेशन दी जाएगी या 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो पहला तरीका है वो आपको देंगे इंडिविजुअल डेटा, मतलब आपको इंडिविजुअल डेटा दिया जाएगा और कहाँ जाएगा? कैलकुलेट करो क्वार्टाइल। या आपको इंडिविजुअल डेटा दिया जाएगा और कहाँ जाएगा? डिसाइल्स कैलकुलेट करो। या आपको इंडिविजुअल डेटा दिया जाएगा एंड आपको कहाँ जाएगा? परसेंटाइल कैलकुलेट करो। या फिर सेकंड टाइप ऑफ डेटा इज डिस्क्रीट डेटा। सेकंड टाइप ऑफ डेटा क्या है? डिस्क्रीट डेटा। मतलब आपको क्वेश्चन में डिस्क्रीट डेटा दिया जाएगा और कहाँ जाएगा? क्वार्टाइल कैलकुलेट करो, या फिर डिसाइल कैलकुलेट करो, या फिर परसेंटाइल कैलकुलेट करो। या फिर आपको तीसरे प्रकार का डेटा दिया जाएगा, दैट इज कंटिन्यूअस डेटा। तो आपको क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन कंटिन्यूअस डेटा दिया जाएगा और कहा जाएगा क्वार्टाइल, डिसाइल या फिर परसेंटाइल कैलकुलेट करो। तीनों एक साथ पूछने के चांसेस कम है, राइट? आपको कंटिन्यूअस डेटा का क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा क्वार्टाइल फाइंड आउट करो, या आपको कंटिन्यूअस डेटा का क्वेश्चन दिया जाएगा, कहाँ जाएगा? डिसाइल कैलकुलेट करो, या आपको कंटिन्यूअस डेटा का क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा? परसेंटाइल कैलकुलेट करो। इज इट क्लियर? तो आपको क्वार्टाइल कैलकुलेट करना सीखना है फॉर दिस 3 टाइप्स ऑफ डेटा। आपको डिसाइल्स कैलकुलेट करना सीखना है फॉर इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। आपको परसेंटाइल कैलकुलेशन सीखना है फॉर इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। इज इट क्लियर? बट अब ये जो डेटा होता है, राइट? क्वार्टाइल हमें कैलकुलेशन सीखना है, डिसाइल कैलकुलेशन सीखना है, परसेंटाइल कैलकुलेशन सीखना है, वो तो क्लियर है। बट ये जो 3 प्रकार के डेटा है, इसको समझना कैसे, या आपको कैसे समझ में आएगा कि जो दिया हुआ डेटा है वो इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? तो इनका हम एग्जाम्पल देखते हैं, राइट? तो जो इंडिविजुअल डेटा है वो दिखता है लाइक दिस, 10, 15, 7, 8, 12, 13, 14, 11, 9। आपको बस कॉमा कॉमा दे के इंडिविजुअल डेटा दिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में टेस्ट हुई, राइट? से 20 मार्क की टेस्ट हुई एंड उस 20 मार्क्स में से रोल नंबर वाइज किसने कितने मार्क्स स्कोर किए वो बस एक के बाद दे दिया कि रोल नंबर 1 ने 10 मार्क्स स्कोर किए, तो रोल नंबर 2 ने 15 मार्क्स स्कोर किए, रोल नंबर 3 ने 7 मार्क्स स्कोर किए, फिर 8, 12, 13, 14, 11 एंड 9।
राइट। तो आपके क्लास में जितने बच्चे हैं ये उनके मार्क्स है। एक के बाद टीचर ने पढ़ के बता दिया, रोल नंबर 1 10, रोल नंबर 2 15, रोल नंबर 3 7, रोल नंबर 4 8 एंड सो ऑन। इट बिकेम इंडिविजुअल डेटा। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने ऑब्जर्वेशन सुना और लिखा 10 15 7 8 12, कंप्लीट, खत्म, राइट। इसमें और कोई आगे सेग्रीगेशन नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ डेटा, जिसे कहते हैं इंडिविजुअल डेटा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया जाएगा, राइट, तो वो इसका मतलब है दिस इज इंडिविजुअल डेटा। आपको इस तरह का क्वेश्चन देंगे और कहेंगे कि कैलकुलेट क्वार्टाइल या फिर परसेंटाइल या फिर डिसाइल। इज इट क्लियर? सो इंडिविजुअल डेटा इज नथिंग बट द रॉ फॉर्म ऑफ डेटा। जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन पढ़े या सुने या देखे, वैसे मैंने एक के बाद एक कॉमा देके उनको लिख लिया, राइट। देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ वैल्यूज। इसे कहेंगे हम इंडिविजुअल। सारी वैल्यूज इंडिविजुअल है। देखो टोटल कितनी वैल्यूज है, 10 15 7 8 12 13 14 11 एंड 9, टोटल 9 वैल्यूज है। तो ये 9 वैल्यूज उन्होंने एक के बाद एक बस कॉमा दे के दिया है। तो देयर आर 9 ऑब्जर्वेशंस। हम क्या कह सकते हैं, 9 ऑब्जर्वेशन है। पहले ऑब्जर्वेशन इज 10, दूसरा ऑब्जर्वेशन इज 15, तीसरा ऑब्जर्वेशन इज 7 एंड सो ऑन। सो दिस इज द रॉ बेसिक फॉर्म ऑफ डेटा, राइट। तो इंडिविजुअल डेटा इस प्रकार दिखेगा। चाहिए तो आप उसे विजुअली याद रखो, फोटोग्राफिक मेमोरी क्या चाहिए। इंडिविजुअल डेटा मतलब ऐसा दिखता है। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा में 2 कॉलम्स आपको दिए जाएंगे, जैसे कि यहां पर हमारे एग्जांपल में है, एक है मार्क्स एंड दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या दिया है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, मार्क्स का ग्रुप बनाया, मार्क्स के हिसाब से ग्रुप बनाया कि 10 मार्क्स स्कोर करने वाले 5 बच्चे, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में यूनिट टेस्ट हुई, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला 10 मार्क वाले जो 5 बच्चे वो एक तरफ आ जाओ। तो उन 5 बच्चों के मार्क्स 10 है, हर एक का मार्क्स 10 है। सो 10 मार्क्स स्कोर करने वाले 5 बच्चे हैं। तो मार्क्स के साथ साथ हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का काउंट दे दिया कि 10 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे। रॉ डेटा में या इंडिविजुअल डेटा में ऐसा कोई हमने ग्रुप नहीं बनाया था, हमने बस एक के बाद एक सबकी वैल्यूज लिख ली, राइट। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, उनको एक ग्रुप में इकट्ठा कर रहा हूं कि 10 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे हैं, 20 मार्क्स लाने वाले 6 बच्चे हैं, 30 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे हैं, 40 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे हैं, 50 मार्क्स लाने वाले 10 एंड 60 मार्क्स लाने वाले 9, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर आप रॉ डेटा में या इंडिविजुअल डेटा में देखोगे तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, बट डिस्क्रीट डेटा में मैंने क्या किया, उनको अंडर वन अम्ब्रेला लेके आया। 10 मार्क्स लाने वाले साइड में हो गए, 20 मार्क्स लाने वाले एक साइड हो गए, 30 मार्क्स लाने वाले एक साइड में हो गए, 40 मार्क्स वाले एक साइड हो गए। तो मैंने उनका इकट्ठा ग्रुप किया, राइट। तो आई कैन से ये जो 5 बच्चे इस कोने में खड़े हैं सबके मार्क्स 10 है, जो 6 बच्चे इस कोने में खड़े हैं सबके मार्क्स 20 है, यस और नो। सो मैंने कॉमन मार्क्स का एक ग्रुप किया। दिस इज हाउ द डिस्क्रीट डेटा लुक्स लाइक, राइट। 2 कॉलम्स होंगे, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज डिस्क्रीट डेटा, राइट। एंड आपको पूछा जाएगा कैलकुलेट क्वार्टाइल या फिर परसेंटाइल या फिर डिसाइल, राइट। हाउ टू कैलकुलेट दैट वो हम आगे सीखने वाले। अब हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं कि जो 3 फॉर्म्स ऑफ डेटा होते हैं वो दिखते कैसे हैं, कि इंडिविजुअल डेटा कैसे दिखता है, डिस्क्रीट डेटा कैसे दिखता है एंड कंटिन्यूअस डेटा कैसे दिखता है। हमें इन तीनों टाइप्स ऑफ डेटा के लिए क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल सीखना है। इज इट क्लियर? अब हम चलते तीसरा, कंटिन्यूअस डेटा कैसे दिखता है। तो कंटिन्यूअस डेटा में भी 2 कॉलम्स होंगे, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे डिस्क्रीट डेटा में भी मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कंटिन्यूअस डेटा में भी मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लेकिन यहां पर हमने मार्क का एक रेंज बनाया। मार्क्स का हमने क्या बनाया, एक रेंज बनाया कि 0 to 10 मार्क्स लाने वाले एक साइड हो जाओ। मैंने क्या किया, 0 to 10 मार्क्स वालों को एक साइड किया, मतलब जो 10 लोग, 0 to 10 कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, मतलब जो 10 लोग एक कोने में खड़े या 10 स्टूडेंट्स एक कोने में खड़े, आई कैन से इनके मार्क्स 0 से लेकर 10 तक है। मतलब किसी के मार्क्स 4 हो सकते हैं, किसी के 5 हो सकते हैं, किसी का 0 हो सकता है, किसी का 9 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है। इज इट क्लियर? तो अंडर कंटिन्यूअस डेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से ग्रुप बना रहा हूं, बट उस ग्रुप की एक रेंज डिसाइड कर रहा हूं। अंडर डिस्क्रीट डेटा मैंने ग्रुप बनाया, बट सारे कॉमन ऑब्जर्वेशन एक साथ थे। मतलब जो डिस्क्रीट डेटा है, 10 मार्क्स लाने वाले एक साइड हो जाओ। 10 मार्क्स मतलब 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 है, किसी के कम या ज्यादा नहीं है। फिर मैंने कहा 20 मार्क्स वाले साइड में हो जाओ, तो जो 6 स्टूडेंट साइड में आ गए सबके मार्क्स 20 है।
अंडर कंटिन्यूअस डेटा मैं कह रहा हूं 0 to 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स एक कोने में आ जाओ। तो मतलब जो एक कोने में 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं उनका मार्क्स 0 to 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सेम में मैंने कहा कि 10 to 20 मार्क्स लाने वाले साइड में आ जाओ, या एज अ टीचर मैंने बोला कि 10 to 20 मार्क्स लाने वाले अपना हाथ ऊपर करो। मैंने क्या कहा? 10 to 20 मार्क्स लाने वाले हाथ ऊपर करो। फिर मैंने काउंट किया 10 to 20 10 स्टूडेंट है, तो ये सॉरी नो, तो मैंने ग्रुप कर दिया, मैंने अपने पास लिख लिया कि 10 से 20 मार्क्स लाने वाले 20 स्टूडेंट हैं। फिर मैंने कहा 20 से 30 मार्क्स लाने वाले हाथ ऊपर करो। मैंने काउंट किया, जो हैंड रेज थे वो काउंट किए, 40 आए। यस और नो? या मैंने कहा कि एक साइड में हो जाओ 20 to 30 मार्क्स वाले, मैंने काउंट किया, अरे 40 लोग हैं। तो ये जो 40 स्टूडेंट्स है इनका मार्क्स इज रेंज फ्रॉम 20 to 30, एनीथिंग हो सकता है। 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, राइट? मतलब आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि इन 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स 20 ही है या 30 ही है, इसका उनके रेंज में कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ द कंटिन्यूअस डेटा लुक्स लाइक, right? This is how individual data looks like, this is how discrete data look like, and this is how continuous data looks like. इसे आप as a photographic memory में इंक्लूड करो कि अरे रॉ डेटा, जो दिया हुआ डेटा वो नहीं बताएंगे ये रॉ डेटा है, आपको समझना पड़ेगा अरे ये इंडिविजुअल डेटा है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हर एक का फॉर्मूला अलग है। गेटिंग इट? हमें इंडिविजुअल डेटा का क्वार्टाइल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अलग है, डिसाइल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अलग है, एंड फॉर्मूला या फिर मेथड अलग है, एंड परसेंटाइल फाइंड आउट करने का मेथड अलग है, राइट? गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो आपको इन तीनों डेटा के लिए तीन तीन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। मतलब इंडिविजुअल डेटा के लिए हमें सीखना है हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल, एंड हाउ टू कैलकुलेट डिसाइल। तो इंडिविजुअल डेटा के लिए हमें 3 कैलकुलेशन सीखने हैं। डिस्क्रीट डेटा के लिए भी हमें 3 कैलकुलेशन सीखने हैं कि डिस्क्रीट डेटा में हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल, एंड कंटिन्यूअस डेटा के लिए हमें सीखना है हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल। इज इट क्लियर? राइट? तो हमें सीखना है हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल फॉर इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। हमें सीखना है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल फॉर इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा, एंड हमें सीखना है हाउ टू फाइंड परसेंटाइल फॉर इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। यहां तक क्लियर है? चलो तो फिर लेट्स कैलकुलेट what? Let's calculate quartile for individual data. Calculation of quartiles for individual data, right? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल। तो हम सीखेंगे क्वार्टाइल फॉर इंडिविजुअल डेटा, फिर हम सीखेंगे क्वार्टाइल फॉर डिस्क्रीट डेटा, एंड फिर हम सीखेंगे क्वार्टाइल फॉर कंटिन्यूअस डेटा। तो हमें क्वार्टाइल सीखना है फॉर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। इज इट क्लियर? तो वी आर स्टार्टिंग कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल फॉर इंडिविजुअल डेटा। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ते, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बाद में आप चेक करो आपके टेक्स्ट बुक में क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट Q1 एंड Q3। Q1 यानी कि क्वार्टाइल 1 एंड Q3 यानी कि क्वार्टाइल 3 मीन्स व्हाट? नथिंग बट हमारे पास जो डेटा की रेंज है हम उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, राइट? 4 हिस्से Q1, Q2, Q3 एंड Q4। उसमें से Q2 इज नथिंग बट मीडियन, जो ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है, राइट? तो वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दैट, बट हमें Q1 चाहिए। Q1 मतलब पहले हिस्से का मिड पॉइंट, Q3 यानी कि तीसरे हिस्से का मिड पॉइंट, राइट? इज इट क्लियर? तो वो होता क्या है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आपको लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट Q1 एंड Q3, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो उन्होंने क्या कहा है, Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करो। क्वार्टाइल्स में हमेशा आपको Q1 एंड Q3 ही पूछा जाएगा। टू फाइंड क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स में 2 क्वार्टाइल्स होते हैं, दैट इज लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1 एंड अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1, अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3। तो हमें सीखना है हाउ टू कैलकुलेट Q1 एंड Q3। मतलब जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें से हमें Q1 अलग फाइंड आउट करना है, Q3 अलग फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट Q1 एंड Q3 of the first semester exam marks scored by the students as given। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स है स्टूडेंट्स के। अब कौन से फॉर्म ऑफ डेटा है, तो देखो इंडिविजुअल डेटा है, कॉमा कॉमा देके सबके मार्क्स दिए। उन्होंने ग्रुप नहीं किया कि 40 मार्क्स लाने वाले अलग, 50 मार्क्स लाने वाले अलग, या उन्होंने कंटिन्यूअस रेंज नहीं बनाई कि 0 to 10 मार्क्स लाने वाले अलग, राइट? यहाँ पर इट इज रॉ फॉर्म में है, तो इसे हम कहेंगे इंडिविजुअल डेटा या रॉ डेटा। क्या क्या मार्क्स दिए उन्होंने? दिए 40, 85, 84, 83, 82, 69, 68, 65, 64, 55 एंड 45। सो 40 मार्क्स से लेके हाईएस्ट मार्क्स क्या है, 85 इज द हाईएस्ट मार्क्स। तो लोएस्ट मार्क्स इज 40 एंड हाईएस्ट मार्क्स इज 85, राइट? अब इसका हमें Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करना है, राइट? तो सब लोग क्या करो, अपनी अपनी नोटबुक निकालो, फ्रेश पेज पर आ जाओ,
राइट, मेरे साथ आप भी इसे सॉल्व करो, राइट। हमें यहाँ पर अगेन इकोनॉमिक्स, यहाँ पर कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर इट इज़ नथिंग बट स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस है। जैसे कि ये वाला है, हमें फाइंड आउट करके देना है Q1 एंड Q3, Q1 यानी कि क्वार्टाइल 1, Q3 यानी कि क्वार्टाइल 3। Q1 नथिंग बट उसे कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, Q3 नथिंग बट उसे कहते हैं अपर क्वार्टाइल। तो हमें सीखना है हाउ टू कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। इज इट क्लियर, राइट। तो Q1 फाइंड आउट करने के लिए एंड Q3 फाइंड आउट करने के लिए देयर आर सर्टेन स्टेप्स, तो हमें एक एक करके स्टेप्स फॉलो करनी है, राइट। तो अगर आपने नोटबुक निकाला होगा तो हम एक एक करके स्टेप्स देखते हैं कि क्या स्टेप्स है। तो जो स्टेप नंबर 1 है, हमेशा आप Q1 Q3 कैलकुलेट करो, दैट इज क्वार्टाइल कैलकुलेट करो, या फिर परसेंटाइल कैलकुलेट करो, या फिर डिसाइल्स कैलकुलेट करो। आने वाले क्वेश्चंस पे हम पढ़ने वाले। व्हेन द डेटा इज इंडिविजुअल डेटा, व्हेन द डेटा इज इंडिविजुअल डेटा फॉर तीनों कैलकुलेशंस, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल में आपका स्टेप 1 हमेशा ये होगा, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जो डेटा है, जो गिवन डेटा है, जो गिवन वैल्यूज है, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। व्हाट डू मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स लोएस्ट टू हाईएस्ट। लोएस्ट मार्क्स से स्टार्ट करना है, हाईएस्ट मार्क्स तक अरेंज करना है। इज इट क्लियर? मीन्स व्हाट, हमारे पास जो वैल्यू है 40, 85, 84, 83, 82, ये जो वैल्यूज है, ये जो डेटा है, ये ऑलरेडी असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ नहीं है। तो आपको पहला काम क्या करना है? एज अ स्टेप 1, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जो गिवन क्वेश्चन का डेटा है उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में नोटबुक में अरेंज करना है। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप उसे अरेंज करो। कैसे अरेंज करना है? तो मैंने अभी कहा था लोएस्ट मार्क्स इज 40, तो 40 आपका पहला आंसर बनेगा, तो राइट 40, फिर दे दो कॉमा, 40 के बाद नेक्स्ट इज 45, तो मैं 45 सेकंड लिखूंगा। 45 के बाद गिव कॉमा, 45 के बाद अगला वैल्यू है 55, तो 40, 45, 55, फिर 55 से बड़ी वैल्यू दैट इज 64, फिर 64 से बड़ी वैल्यू दैट इज 65। ऐसे करते 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 हाईएस्ट वैल्यू इज 85। तो आपको 40 से लेके 85 तक सारा डेटा अरेंज करना है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो एंड सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ये आपने ऑलरेडी 11th से पहले 10th, 8th, 9th में सीखा हुआ है। तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर वीडियो को प्ले करो। तो इमीडिएटली पॉज द वीडियो, राइट, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और फिर वीडियो को प्ले करो। चलो, तो पॉज द वीडियो। चलो, तो एज पर स्टेप 1 सबने अपना अपना डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा। तो आपका आंसर इस प्रकार आना चाहिए, लोएस्ट वैल्यू इज 40, उसके बाद 45, 55, 64, 65, 68, 69, 82, 83, 84, 85, राइट। तो दिस इज आर डेटा। जो दी हुई वैल्यूज थी, मैंने क्या किया, उन्हें एक एक करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द लार्जेस्ट वैल्यू, असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में लगाया। छोटा वैल्यू सबसे पहले लिखा, बड़ा वैल्यू सबसे लास्ट लिखा, एंड उनके बीच में जो वैल्यूज है एक एक करके बढ़ते क्रम में मैंने लगा दिया। फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट मैंने गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, राइट। तो दिस इज आर स्टेप नंबर 1, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम चलते हैं ऑन स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 कहता है फाइंड n। फाइंड व्हाट? n. n is nothing but number of observation. So n is nothing but total number of observation. n is what? Total number of observation. Nothing but हमें count लिखना है। काउंट लिखना है मतलब हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उसका काउंट। लाइक फॉर एग्जांपल 40 is 1, 45, 55, 64, 65, 68, 69, तो काउंट करो। 40 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो मैंने काउंट किया, बस काउंट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो माई काउंट इज 11। सो द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज विथ अस इज 11। सो माई n इज 11। 11 कैसे आया? तो मैंने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yes or no, up to 11. so my count is 11. so मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ n is equal to 11. मैं क्या लिख रहा हूँ? n is equal to 11 या number of observations। इस observations कह रहे हैं कि पहले स्टूडेंट का मार्क्स इज 40, दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स इज 45। these are my observations। तो हमारे पास टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस है? तो हमारे पास टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है, या नथिंग बट टोटल कितने स्टूडेंट्स है क्लास में? 11 स्टूडेंट्स है।
पहले स्टूडेंट्स का मार्क 40 है, दूसरे का 45 एंड सो ऑन। तो ऐसे टोटल स्टूडेंट्स इस क्लास में 11 स्टूडेंट्स है। सो माय n इज इक्वल टू 11। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 11। इज इट क्लियर? तो स्टेप 2 के हिसाब से हमने n कैलकुलेट किया। अब अगला स्टेप कहता है यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट Q1। Q1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करो, राइट? तो मैं फिर से नोटबुक में आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। क्या लिखा मैंने? Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। लर्न द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको आगे काम में आने वाला है, राइट? ऑल द 3 टाइप्स ऑफ डेटा के लिए। तो Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, राइट? तो इसमें देखो Q1 कैसे फाइंड आउट करना है? तो Q1 का मतलब है n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो व्हाट इज n? n इज 11। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले में n के जगह 11 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं एंड फिर से फॉर्मूला रीराइट कर रहा हूं। तो अब मेरा फॉर्मूला दिखेगा Q1 इज इक्वल टू 11 प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। यस और नो? फॉर्मूला क्या कहता है? Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो n प्लस 1, n प्लस 1, n इज व्हाट? 11 अभी हमने कैलकुलेट किया था। यस और नो? तो बस इस फॉर्मूला में मैंने n के जगह 11 लिखा एंड फॉर्मूला रीराइट किया। तो Q1 आ रहा है 11 प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 11 प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सॉल्व करो मैथमेटिकली। 11 प्लस 1 बना 12, राइट? तो मेरा अगला कैलकुलेशन दिखेगा Q1 इज इक्वल टू 12 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 12 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो 12 बाय 4 यानी कि नथिंग बट 12 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप कैलकुलेट करोगे, डू द कैलकुलेशन, डिवीजन करो, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज नथिंग बट 3। तो आई कैन से Q1 इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन। Q1 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन। Q1 यानी कि क्या? थर्ड ऑब्जर्वेशन। नथिंग बट जो डेटा मैंने असेंडिंग में लगाया हुआ है 40, 45, 55, तो जो डेटा मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, तीसरे नंबर पर जो डेटा है दैट इज माय Q1। तीसरे नंबर पर जो खड़ा है दैट इज माय Q1। मैं यहां पर लिख रहा हूं थर्ड ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, आई हैव टू काउंट कि तीसरे नंबर पर कौन है। पहले नंबर पर 40 है, दूसरे नंबर पर 45 है, तीसरे नंबर पर 55 है। तो 55 इज माय Q1 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन। Q1 इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन हमें मिला। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में चाहिए कि तीसरे नंबर पर कौन खड़ा है। पहले नंबर पर 40 खड़ा है, दूसरे नंबर पर 45 खड़ा है, तीसरे नंबर पर 55 है। तो जो पर्सन और स्टूडेंट हुज मार्क्स इज ऑन द थर्ड रैंक या तीसरे नंबर पर है, वो हमारे लिए Q1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? Q1 कहलाएगा। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, पहला ऑब्जर्वेशन 40, दूसरा 45, तीसरा इज 55। सो 55 इज माय Q1। तो मैं नीचे लिखूंगा दैट इज Q1 इज इक्वल टू 55। Q1 इज इक्वल टू 55। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 55 यानी कि Q1 इज इक्वल टू 55। तीसरे नंबर पर 55 है तो मेरा Q1 इज 55। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया? Q1 कैलकुलेट किया, यस और नो? तो Q1 के लिए हमने क्या किया? 3 स्टेप्स फॉलो किए। पहले मैंने क्या किया? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। फिर मैंने क्या किया? n फाइंड आउट किया। फिर मैंने Q1 का फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला के हिसाब से मुझे मिला कि Q1 इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन। Q1 इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन। Q1 इज इक्वल टू 3 नहीं मिला मुझे क्या मिला? Q1 इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति खड़ा है या तीसरे नंबर पर जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स इज योर Q1। तो तीसरे नंबर पर जो स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स कितने हैं? 55। 1 2 3, थर्ड इज 55। तो 55 बिकेम माय Q1। यस और नो? सो थर्ड नंबर या तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति खड़ा है या तीसरे नंबर पर जो स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स इज माय Q1। इज इट क्लियर? तो मुझे Q1 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए Q3। यस और नो? अब Q3 यानी कि क्वार्टाइल 3 यानी कि नथिंग बट अपर क्वार्टाइल मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे Q1 यानी कि लोअर क्वार्टाइल मिल गया, 55 मिल गया। तो कैलकुलेट Q1 एंड Q3 था, क्वेश्चन में पूछा था, तो Q1 मिल गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? Q3। तो Q3 के लिए मैं अगली स्टेप पर चल रहा हूं। स्टेप 4 कहता है यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट Q3। डायरेक्टली अब फॉर्मूला यूज करो, राइट? Q1 के लिए जैसे फॉर्मूला यूज किया वैसे ही Q3 के लिए फॉर्मूला यूज करो। तो मैं पेज पर आगे लिख रहा हूं Q3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो देखो Q1 का जो फॉर्मूला था लगभग वही है, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर मैंने 3 लिखा।
Q1 में सिर्फ क्या था, n+1/4 ऑब्जर्वेशन। Q3 में मैंने क्या लिखा, ब्रैकेट के अंदर n+1/4 है, बट ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 3, राइट। मतलब ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन सेम रहेगा, राइट। मतलब क्या होगा, n की जगह आई विल अगेन राइट 11, तो मैं इसी को आगे लिख रहा हूं, Q3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 11 + 1/4 ऑब्जर्वेशन, राइट। फिर से ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन करो, 11 + 1 बिकेम 12, तो मुझे Q3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 12/4 ऑब्जर्वेशन दिखेगा, यस और नो। अब फिर से ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन करो, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, फिर से वही आएगा, तो मुझे आगे मिलेगा Q3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। ब्रैकेट के अंदर का आंसर 3 एंड ब्रैकेट के बाहर भी 3 है, yes or no। तो Q3 is equal to 3 multiplied by 3, तो 3 multiplied by 3 is what, 3 multiplied by 3 is 9, तो I can say Q3 is equal to 9th observation, Q3 is equal to 9th observation। मतलब जो डेटा मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है 40, 45 till 85, तो जो 9वें नंबर पर स्टूडेंट खड़ा है या 9वें नंबर का ऑब्जर्वेशन इज माय Q3। Q3 इज इक्वल टू 9th ऑब्जर्वेशन। कैसे, Q3 का फॉर्मूला मैंने बस यूज किया, तो Q3 इज इक्वल टू 9th ऑब्जर्वेशन। तो मुझे काउंट करना पड़ेगा 9वें नंबर पर कौन खड़ा है, तो 1 2 3 4 5 काउंट करो, एंड अगर आप जाओगे तो 9th नंबर पर 83 है। 9th नंबर पर कौन है, 83 है। 40 इज 1, 45 इज 2, फिर 3 4 5 6 7 8 and 9th is 83, so 83 is on the 9th position, या 83 is our 9th observation, तो 9th observation is equal to 83 मुझे मिला, 9th observation is equal to 83, but what is 9th observation, तो हमने ऊपर लिखा है Q3 is equal to 9th observation, यानी कि 9वें नंबर पर जो खड़ा है वो मेरा Q3 है, तो 9वें नंबर पर 83 खड़ा है, तो 83 is my quartile 3, तो मैं नीचे लिखूंगा that is Q3 is equal to 83, तो मुझे Q3 कितना मिला, 83 मिला, राइट। तो जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि Q1 कैलकुलेट करो, Q3 कैलकुलेट करो, Q1 हमने कैलकुलेट किया एज 55 एंड Q3 मैंने कैलकुलेट किया एज 83, तो मैं फाइनली हमारे दोनों आंसर को एंड में लिखूंगा लाइक दिस, आंसर Q1 इज इक्वल टू 55 एंड Q3 इज इक्वल टू 83, एंड उसे बॉक्स करके हाईलाइट करो कि यस दिस इज माय फाइनल आंसर। ऊपर कैलकुलेशन से बट आंसर इज दिस, Q1 चाहिए था 55 है, Q3 चाहिए था 83 है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने अभी सीखा टू फाइंड क्वार्टाइल्स फॉर इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल डेटा के लिए क्वार्टाइल, राइट। इस पर हम और एक सम सॉल्व करेंगे कि क्वार्टाइल फॉर इंडिविजुअल डेटा, जहां पर आपका वैल्यूज जो है वो शायद पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में अगर आंसर आएगा, लाइक फॉर एग्जांपल यहां पर इट वाज सिंपल, Q1 हमें कितना मिला, Q1 थर्ड ऑब्जर्वेशन मिला, वेरी क्लियर, थर्ड ऑब्जर्वेशन तीसरे नंबर पर खड़ा है। बट अगर हम Q1 के फॉर्मूला से आंसर निकालते हैं, अगर वो 3.25 आता तो फिर कैसे कैलकुलेट करना है, यस और नो। Q3 का फॉर्मूला यूज किया, हमें आंसर मिला एग्जैक्टली 9, यानी कि 9वां ऑब्जर्वेशन, तो काउंट करना आसान है। बट अगर 9.5 मिलता तो 9.5 कैसे, 9.5 तो पोजीशन 9वां है और 10वां है, वेयर इज 9.5। तो अगर पॉइंट में आता है Q1 एंड Q3 का फॉर्मूले का आंसर, तो हाउ टू कैलकुलेट इट, तो वो हम सीखेंगे कल के लेक्चर में। इज इट क्लियर? मतलब कल भी हम क्या सीखेंगे, क्वार्टाइल सीखेंगे। पहले हम रॉ डेटा का सम सॉल्व करेंगे, फिर हम डिस्क्रीट डेटा का सम सॉल्व करेंगे, और फिर क्लासिफाइड का। हर एक टाइप का हम दो सम्स यहाँ पर लेने वाले हैं। आपको बाकी के सम्स जो है वो प्रैक्टिस करनी है। वंस एक जैसे एक सम सॉल्व होगा, दूसरा सम एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व होगा, कोई चेंज नहीं होगा। गेटिंग इट? तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है एंड बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी वही होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका वही होगा, दोनों भी चेंज नहीं होगा कि अरे क्वेश्चन घूम के पूछा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड सम होते हैं, 3 तरह का डेटा है, वो 3 तरह के डेटा हमने शुरुआत में सीखे कि अरे हाँ ये ऐसा दिया है, मतलब दिस इज रॉ डेटा। अरे 2 कॉलम से तो दिस इज डिस्क्रीट डेटा, 2 कॉलम से ग्रुप बनाया हुआ है या रेंज बनाई हुई है, देन इट बिकेम कंटिन्यूअस डेटा। इज इट क्लियर? राइट। चलो तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। कल वाले लेक्चर में हम इसी सम सॉल्विंग को आगे बढ़ाएंगे। अभी भी हमें बाकी के कैलकुलेशन, डिसाइल, परसेंटाइल सीखना है। इसमें भी क्वार्टाइल में हमें क्वार्टाइल फॉर, ये तो था रॉ डेटा, फिर हमें देखना है फॉर डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। इज इट क्लियर? चलो तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।